इस तरह की घटनाओं में खराब मौसम को कई बार दोषी मान लिया जाता है। तो अभी आपको हम ये बताते हैं कि मौसम आज कैसा था। तो आप देखिए, खराब मौसम आज बिल्कुल नहीं था। इस मामले में मौसम आज बिल्कुल साफ था और विजिबिलिटी की कोई समस्या नहीं थी। विजिबिलिटी लगभग 6 किलोमीटर की थी। तापमान था 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। समय दोपहर का था। तेज धूप के कारण आसमान भी पूरी तरह साफ था और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मौसम की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें यह मौसम किसी भी फ्लाइट के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है और इस दौरान मौसम की वजह से तो यह हादसा नहीं हो सकता। यानी मौसम बिल्कुल साफ था। इस घटना का बड़ा कारण यही हो सकता है कि टेक ऑफ के दौरान विमान में कोई टेक्निकल फेलियर हुआ हो और ये फॉल्ट जो है ये कैसे हुआ, अब ये बड़ा सवाल है। अगर ये विमान टेक ऑफ करने के बाद हवा में क्रैश होता तो ये माना जा सकता था कि यात्रा के दौरान विमान में कोई गड़बड़ी आ गई होगी फ्लाइट के बीच में। लेकिन क्योंकि इस मामले में रनवे से टेक ऑफ करते वक्त ही इसका ट्रांसपोंडर सिग्नल ड्रॉप हो गया और 59 सेकंड में तो टेक ऑफ से लेकर और क्रैश तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस बात की आशंका ज्यादा है कि टेक ऑफ से पहले ही विमान में कोई गड़बड़ी आ चुकी थी जिसकी ठीक से जांच नहीं की गई। हालांकि अहमदाबाद की एयरपोर्ट अथॉरिटी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अब तक इन कारणों की पुष्टि नहीं की है और उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अभी इसकी जांच की जाएगी। इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनकी एक दिन में जांच होती भी नहीं है, लंबा समय लगता है। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ। असल में दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश होता है उसमें सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि उड़ान भरने से पहले उस विमान की सही तरीके से जांच नहीं की गई। इस प्रक्रिया को प्री फ्लाइट चेक कहते हैं, जिसमें पहला पड़ाव डेली मेंटेनेंस चेक का होता है। इसमें उड़ान से पहले इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ विमान की पूरी तरह से जांच करते हैं। इसमें विमान के फ्यूल सिस्टम से लेकर उसकी लाइट्स, विंग्स सबको चेक किया जाता है और यह परीक्षण एक बार नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में कई बार होता है। दूसरा पड़ाव होता है वॉक अराउंड इंस्पेक्शन का, जिसमें पायलट या को पायलट खुद विमान के चारों तरफ जाकर हर हिस्से का खुद निरीक्षण करते हैं और इसमें लैंडिंग गियर, विंग्स के कंट्रोल सरफेस, इंजन इनटेक्स, डोर यानी उसके जो दरवाजे हैं विमान के, बाहरी पैनल, सब कुछ चेक किया जाता है। तीसरा पड़ाव होता है कॉकपिट चेक्स। इसमें पायलट और को पायलट मिलकर चेकलिस्ट के अनुसार सभी सिस्टम्स को ऑन करके उनकी जांच करते हैं। पूरे कॉकपिट में जितने भी उनके पास सिस्टम्स हैं सबकी जांच की जाती है और इसमें फ्लाइट कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम, जीपीएस, फ्यूल लेवल, ऑटो पायलट सिस्टम, अलार्म और वार्निंग लाइट्स जैसे जो यंत्र होते हैं उन सब की जांच होती है। और चौथे पड़ाव में विमान का फ्यूल चेक किया जाता है। पांचवें पड़ाव में पायलट या को पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मौसम की जानकारी लेते हैं। मौसम कैसा है, हवा की गति किस ओर है, कितनी है, और इसके बाद फ्लाइट को रनवे पर आने की इजाजत मिलती है। और आखिर में जब विमान रनवे की तरफ बढ़ता है तब ब्रेक्स, स्टीयरिंग और ग्राउंड मूवमेंट सिस्टम की भी जांच की जाती है। और अंत में रनवे पर पहुंचने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से फाइनल टेक ऑफ की परमिशन ली जाती है और इस दौरान विमान में जरा सी भी गड़बड़ी का अगर शक हो जाए तो फिर टेक ऑफ को टाल दिया जाता है। सोचिए, यह विमान उड़ान भरने से पहले इतनी सारी प्रक्रियाओं से, इतनी सारी जांच से गुजरा होगा और बाद में इसने टेक ऑफ किया होगा, लेकिन इसके बावजूद उड़ान भरते ही इसमें खराबी आ गई और यह विमान क्रैश हो गया। आज हमने एक और तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि यह विमान किस लोकेशन पर और कैसे चेक हुआ, कैसे क्रैश हुआ है। देखिए, ये अहमदाबाद का रनवे है एयरपोर्ट का। यहाँ से इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही सेकंड में, ये एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर क्रैश हो गया। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि विमान सीधा चला है रनवे की तरफ। रनवे से इसने टेक ऑफ किया है और 425 फीट तक ये ऊंचा गया। इसने 425 फीट की हाइट ली और उसके बाद ये विमान नीचे आना शुरू हो गया और थोड़ी ही दूर आगे जाकर एक हॉस्टल था मेडिकल कॉलेज का और उस इमारत के ऊपर जाकर यह विमान गिर गया। हमारे देश में हवाई यात्रियों से यह कहा जाता है कि उन्हें अपनी फ्लाइट से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। फ्लाइट का भी एक प्री चेक होता है। लेकिन सोचिए, अगर लोग तो 3 घंटे या 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आ जाते हैं,
लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी चेक में लापरवाही के आरोप लगने लगे हैं, तो वो क्या करेंगे? इस मामले में एक आशंका यह भी है कि टेक ऑफ से पहले इस विमान के प्री फ्लाइट चेक की प्रक्रिया में लापरवाही हुई होगी, जिससे इतना बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि हमें अब भी इसमें काफी कुछ मिसिंग लग रहा है। ये कोई घरेलू फ्लाइट नहीं थी। इसके प्री फ्लाइट चेक में ऐसी लापरवाही जो है ना तो घरेलू फ्लाइट में होनी चाहिए और ना ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में होनी चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में और ज्यादा समय लिया जाता है, घरेलू फ्लाइट में भी समय लिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है ये ऐसी फ्लाइट थी जिसमें 169 लोग भारत के थे, 53 लोग ब्रिटेन से थे, 7 लोग पुर्तगाल से थे और 1 नागरिक कनाडा का था। बहुत सारे लोग इस बात से भी हैरान हैं कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई और इसके पीछे क्या कोई और कारण भी हो सकता है। असल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इस तरह की लापरवाही होने की संभावना ना के बराबर होती है और अगर इनमें भी कोई फ्लाइट नॉन स्टॉप हो तो इसे तो लगभग असंभव सा माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद यह दुर्घटना हुई और आज पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि इस फ्लाइट के जो पायलट और को पायलट्स थे वो बहुत अनुभवी थे। इनमें मुख्य पायलट का नाम था कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। वो एक LTC पायलट थे। LTC का मतलब होता है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन, और ये रैंक उन्हीं पायलट्स को मिलती है जो नए पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। इतने सीनियर पायलट थे। जो पायलट इतना अनुभवी था उससे कोई चूक कैसे हो सकती है और कैसे ये विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया? दूसरे को पायलट का नाम था क्लाइव कुंदर और वो इस फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे। उनके पास भी 1100 घंटे की उड़ान भरने का अनुभव था, यानी दोनों ही अच्छे खासे अनुभवी पायलट्स थे। रात का समय नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, मौसम बिल्कुल ठीक है। इससे भी बड़ी बात यह कि जो विमान क्रैश हुआ उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है। यह अमेरिका की मशहूर कंपनी बोइंग का विमान है और इस विमान को कहते हैं बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित यात्री विमान माना जाता है जो आज तक एक बार भी क्रैश नहीं हुआ। तो सोचिए, यह विमान पहली बार क्रैश हुआ है जब से इस विमान को बनाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है बोइंग द्वारा। ये इसका पहला क्रैश है और वो हुआ है भारत में। इस विमान की पहली उड़ान वर्ष 2009 में हुई थी और वर्ष 2011 में इसे इस्तेमाल करने का फ्लाइंग सर्टिफिकेट मिला था। आज भी दुनिया की 76 एयरलाइंस इस विमान का इस्तेमाल कर रही हैं और इनमें बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं जैसे अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, एयर कनाडा और UAE की एयरलाइन एतिहाद। बोइंग के अनुसार यह विमान इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है और इसमें अब तक 100 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और इस घटना से पहले तक इन 100 करोड़ यात्रियों को इस विमान में सफर करते हुए कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस समय भी बोइंग के पास 948 ड्रीम लाइनर विमानों का ऑर्डर है। 948 ड्रीम लाइनर्स विमानों का ऑर्डर उनके पास रखा हुआ है। आप सोचिए, 948, 948, लगभग 1000 मान सकते हैं। 950 विमानों के ऑर्डर पर यह कंपनी बैठी है जिन्हें आने वाले समय में ये डिलीवर करेंगे और इनमें भी 20 विमान एयर इंडिया ने खरीदे हैं। इस विमान को इसलिए इतना सुरक्षित माना जाता है क्योंकि ये डबल इंजन विमान है। इनमें एक इंजन खराब होने पर भी ये विमान दूसरे इंजन पर आसानी से उड़ान भरता है। ये नॉन स्टॉप 13,530 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसका विंग स्पैन 60 मीटर का है और इसकी लंबाई 57 मीटर है और इसमें एक बार में 248 लोग यात्रा कर सकते हैं और आज भी इसने अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरी थी जिसमें 242 लोग मौजूद थे। इसके अलावा जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एयर इंडिया पुराने ड्रीम लाइनर्स का इस्तेमाल कर रहा है, पुराने विमानों का इस्तेमाल कर रहा था और इस वजह से यह हादसा हुआ, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। एयर इंडिया ने यह विमान वर्ष 2014 में खरीदा था और अभी इसे सिर्फ 11 साल ही हुए थे, जबकि बोइंग कंपनी ये कहती है कि इस विमान को अधिकतम 50 वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो इस विमान की लाइफ है वो 50 साल है, अभी तो इसको 11 साल ही हुए थे। हालांकि इस विमान को लेकर हाल ही में कुछ सवाल जरूर उठे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पिछले साल बोइंग के ही एक इंजीनियर ने यह दावा किया था कि बोइंग ने अपने इस सीरीज के विमानों को कई जरूरी निरीक्षण उसमें नहीं किए हैं और इसमें सस्ते स्पेयर पार्ट्स को लगाया गया है जिससे इन विमानों की क्षमता प्रभावित हुई है। इस इंजीनियर ने यह आरोप लगाया था कि बोइंग कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग कर रही है।
खर्चा नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से वो इन विमानों की क्वालिटी पर समझौता कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। और अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी इन आरोपों की जांच भी कर रही है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस घटना के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो पहली जिम्मेदारी एयर इंडिया की है, जिस पर हमारे देश के लोगों ने भरोसा किया। अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को, माता पिता को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को इस फ्लाइट में भेजा एयर इंडिया पर पूरा विश्वास करके कि ये सुरक्षित लंदन पहुंचेंगे। इस फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास का एक टिकट 60,000 रुपए का था, बिजनेस क्लास का एक टिकट लगभग 2 लाख रुपए का था। अगर एयर इंडिया लोगों से एक टिकट का इतना पैसा ले रही है, तो क्या यह उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इसलिए आज बड़ा सवाल एयर इंडिया से पूछा जाना चाहिए। एयर इंडिया का नाम इसमें जरूर खराब होगा, एयर इंडिया की बदनामी जरूर होगी, और जितने परिवार इस हादसे में बर्बाद हुए हैं, वो सारे परिवार आज इंतजार कर रहे हैं कि एयर इंडिया उन्हें क्या बताता है कि यह दुर्घटना कैसे हुई। तो पहली जिम्मेदारी एयर इंडिया की बनती है। ये सारे लोग एयर इंडिया पर विश्वास करके इस फ्लाइट में जा रहे थे। दूसरी जिम्मेदारी बनती है बोइंग कंपनी की, जिसने इस विमान को बनाया था। यानी एक कंपनी जो इस विमान का संचालन कर रही है और दूसरी कंपनी जिसने इस विमान का निर्माण किया है। बोइंग कहती है कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान है और वो इसे 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेचती है। एक विमान की कीमत 2000 करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन अगर इस घटना में उसके विमान के दोनों इंजन फेल हो गए और दावे के मुताबिक टेक ऑफ के बाद विमान के लैंडिंग गियर भी जो है अंदर नहीं गए, तो इसके लिए बोइंग को सामने आकर अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और हर सवाल का जवाब बोइंग को देना पड़ेगा। आज भी इस घटना के बाद बोइंग के शेयर्स 8% गिर गए हैं और बोइंग को भारी नुकसान हुआ है। इस कंपनी का कहना है कि वो एयर इंडिया के संपर्क में है और हर प्रकार की सहायता के लिए बोइंग तैयार है, और बोइंग ने घटना पर गहरा दुख जताया है। लेकिन दुख तो आपने जता दिया, अगर बोइंग के विमान में ही कोई गड़बड़ी निकलती है तो क्या बोइंग की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी? आज ये बड़ा सवाल है। दुख तो एयर इंडिया ने भी जता दिया और बोइंग ने भी जता दिया। एयर इंडिया ने कहा कि हम कॉम्पनसेशन के तौर पर 1-1 करोड़ रुपया देंगे जिन लोगों की जान चली गई। लेकिन आप सोचिए उन परिवारों पर आज क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को इस दुर्घटना में खो दिया। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस घटना के पीछे एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इसमें बोइंग के विमान में ही कोई गड़बड़ी हुई होगी, और असल में विमान के नीचे जो पहिए होते हैं उन्हें लैंडिंग गियर कहते हैं, और जब विमान रनवे से उड़ान भरने के बाद सिर्फ 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो ये लैंडिंग गियर अपने आप अंदर चले जाते हैं, यानी ये पहिए बंद हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि इसके कारण विमान के पायलट ने विंग्स की फ्लैप पोजीशन को जल्दी बदल दिया हो, जिससे विमान अपना बैलेंस खो बैठा हो और 1 ही मिनट के अंदर क्रैश हो गया। एक और थ्योरी यह है कि यह क्रैश बर्ड हिट के कारण भी हो सकता है, क्योंकि पक्षी के टकराने से भी विमान का इंजन कई बार फेल होता है। हालांकि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। एक्सपर्ट से हमने बात की है, थ्योरीज बहुत सारी चल रही हैं, हम भी आपको वो सब बात बता रहे हैं जो अपुष्ट हैं, लोग जो बता रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अब आप वो सुनिए। विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ खत्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहाँ पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं,
लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नज़र आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। एफडीआर विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज़ 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे। और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था, ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट की वजह से भी जा सकता है और एयरक्राफ्ट का कन्फिग्रेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता।